अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं, अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही सच्ची ख़बरें देखने मिले तो फिर इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि आपको हमारी हर खबर, हर वीडियो आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है जो जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसे बेबाक चैनल मजबूत हो, तरक्की करें, बाकी रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को चलाने के लिए पूरी टीम काम कर रही है। बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर रोज़ या हर हफ्ते या हर महीने आप चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर करें। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर, बल्कि बड़ी अच्छी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में नाज़ेबा कलेमात गुस्ताखी करने वाला न्यूज़ 18 का एंकर खमीस देवगन आखिर गुज़िश्ता कल अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रुस्वा हुआ। मुल्क भर में तमाम FIR को खारिज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, खारिज कर दी। जी हाँ, इसी को लेकर फिर रज़ा एकेडमी मुंबई ने जनाब एडवोकेट रिजवान मर्चेंट के एजाज़ में एक इस्तक़बालिया, एक सत्कार व सम्मान का प्रोग्राम रखा था। मैं आपको बता दूं कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाला बदजुबान खबीस एंकर अमीश देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमात किए गए हैं पूरे मुल्क भर में उन्हें खारिज कर दिया जाए। दिफाई वकील जनाब एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब ने अदालत उज़्मा में मुअज़्ज़ज़ जजों के सामने मजबूत दलाइल तकरीबन 1 घंटा तक रखे। फाजिल जज ने एडवोकेट रिजवान मर्चेंट की जराह सुनने के बाद अदालत का फैसला सुनाते हुए हुक्म जारी फरमाया कि मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शख्सियतों की शान में नाज़ेबा कलिमात और बदज़बानी करने वाले एंकर के ओहदे पर, इतने बड़े एंकर के ओहदे पर रहकर अमीश देवगन की अर्जी को खारिज किया जाता है। यानी अमीश देवगन गुज़िश्ता कल अदालत में बड़ा रुस्वा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। अब दुआएं करो कि मुल्क के, ये आपको मालूम होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैंने ये मुहिम चलाई थी कि मुल्क के हर शहर में अमीश देवगन के ख़िलाफ़, जिसने ख्वाजा की शान में गुस्ताखी की है, मैंने वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से सबसे पहले मुहिम चलाई थी कि हर शहर में इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। अब मुख्तलिफ़ शहरों में इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है। अब दुआ करो कि हर शहर में इस पर कार्रवाई हो और इसको हर शहर की अदालत में हाजिर होना पड़े, तो फिर इसे नानी दादी सब याद आ जाएगी। चलिए आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब हम किसान आंदोलन की थोड़ी जानकारी पर। जी हाँ, इस वक्त खबरें आ रही है कि दिल्ली जयपुर हाईवे बंद हो गया, ट्रैक्टर मार्च। जी हाँ, किसान बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर राजस्थान से, जयपुर से भी बाकायदा दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों की तहरीक में और शिद्दत आ चुकी है। गुज़िश्ता कल 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल, मुल्क भर में आंदोलन का सिलसिला जारी है। आज 14 दिसंबर है, आज मुल्क भर में आंदोलन किया जाएगा किसानों के समर्थन में। मैं भी अभी 12 बजे न्यूज़ बोलकर हमारे शहर के कलेक्टर ऑफिस, जलगांव के कलेक्टर ऑफिस के सामने
किसान समर्थन किसान आंदोलन में मैं खुद पहुंच जाऊंगा। और 8 दिसंबर को भी हमने किसानों के समर्थन में बड़ी रैली की थी। खैर खबरें ये भी आ रही है कि केंद्र सरकार की जानिब से बातचीत शुरू करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन किसानों की तमाम संगठनाएं, तमाम तंजीमें, ये जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी की दलाली करते हुए लाए हैं, किसानों की तमाम तंजीमें कह रही है कि हमारा कोई कुछ कहना नहीं है, सिर्फ ये तीनों कानून रद्द कर दो, किस्सा खत्म। मैं आपको बता दूं कि पूरे मुल्क से किसानों को सपोर्ट मिल रहा है। इस वक्त खबरें ये भी आ रही है कि गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड़ महाराष्ट्र की जानिब से दिल्ली में लंगर सेवा का आगाज हो गया है। दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन को नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड की भी हिमायत हासिल हो गई है और मुल्क में हर तरफ से किसानों को सपोर्ट और समर्थन मिलता जा रहा है। नाज़रीन, नागपुर का एक चैनल वाला गुज़िश्ता कल मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर मेरे ऑफिस में पूरी टीम हाजिर हुई थी। उस वक्त मैंने ये जुमला कहा था कि ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है। अगर किसानों का आंदोलन कामयाब नहीं हुआ तो फिर अडानी और अंबानी की दलाली की वजह से मोदी सरकार जो हरकत कर रही है, इसका असर भारत की पूरी जनता पर पड़ेगा। आम आदमी भी इससे मुतासिर होंगे और महंगाई बढ़ जाएगी और अडानी अंबानी फिर मनमाने तरीके से लूटमार करेंगे। खबरें तो ये भी है कि गुज़िश्ता कल राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद किसानों ने दिल्ली नोएडा जो चिल्ला बॉर्डर है उसको खोल दिया है, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर से ये कहा है कि दुष्यंत चौटाला खट्टर हुकूमत से समर्थन वापस ले लें क्योंकि किसानों के साथ धोखा हो रहा है। नाज़रीन, ऐसी ही तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हां, आपको मालूम होगा कि रिपब्लिक टीवी एक हुल्लड़बाज एंकर है, चीखता है, चिल्लाता है और इतनी डरावनी आवाज़ है कि अगर बच्चा सोए तो वो चीख मारकर उड़ जाए। जी हां, ऐसा हुल्लड़बाज एंकर है जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। उस पर टीआरपी घोटाला का इल्ज़ाम लगा था। अब उस केस में यानी टीआरपी घोटाला केस में रिपब्लिक टीवी का सीईओ गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 दिसंबर तक मुंबई पुलिस को तहवील मिल गई है। अब मुंबई पुलिस की तहवील में रहेगा। अर्नब गोस्वामी का हिरासनी का इल्ज़ाम है। टीआरपी घोटाला केस में मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास को गिरफ्तार कर लिया है। वो इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 13वें मुल्जिम हैं। नाज़रीन, इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर 2 बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ, पहली खबर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन छठे मरहले की पोलिंग में तकरीबन 51% 51% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में इतवार के रोज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई और यूनियन टेरिटरी के दोनों खित्तों में मजमूई तौर पर वोटिंग की शरह 51.51% दर्ज की गई है। यूनियन टेरिटरी 31 इंतखाबी हलकों में होने वाले छठे मरहले की इस पोलिंग के लिए 245 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की, जिनमें से 124 उम्मीदवारों का ताल्लुक सूबे कश्मीर जबकि 121 का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। ऐसे ही दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ये भी आई है कि कठुआ, जी हाँ, आपको ये नाम याद हो गया होगा वरना इससे पहले हम भी नहीं जानते थे। कठुआ, जहाँ पर एक नन्ही मासूम आसिफा के साथ बड़ी दरिंदगी के साथ उसकी इस्मत दरी की गई थी, मासूम बच्ची की, और उसमें वर्दी वाले भी शामिल थे और फिर पूरा मुल्क आसिफा के लिए चीख रहा था। मगर मोदी सरकार, बेटी बचाने का नारा लगाने वाली सरकार, सबसे बदतरीन सरकार साबित हो रही है कि किसी भी मुजरिम को आज तक सख्त सजा नहीं मिली है। तो खैर उसी कठुआ से खबर आ रही है कि वहां पर बॉर्डर पर गोलाबारी गुज़िश्ता कल हुई है, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अब इस वक्त यूँ समझिए कि मौसम जो है खुश्क मौसम होने के बीच सर्दी में काफ़ी इजाफा हो गया है और गुलमर्ग जो सर्द तरीन जगह है वहाँ की तस्वीरें बड़ी खूबसूरत आ रही है। चारों तरफ यूँ समझिए कि पूरा रास्ता बर्फीला हो चुका है और ये भी खबरें हैं कि गुलमर्ग में 100% होटलें बुक हो चुकी है। सयाह टूरिस्ट बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए हैं।
नाज़रीन, बंगाल से दो बड़ी खबरें इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने ये ऐलान किया है। जाहिर बात है, बंगाल में इलेक्शन है तो शरारती ऐलान भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक शरारती ऐलान उन्होंने कर ही दिया है कि बंगाल में जल्दी ही CAA लागू किया जाएगा। यानी बस यही मुद्दे है अब इलेक्शन लड़ने के, विकास से कोई लेना देना नहीं है। जब तक के शरारतें न हो, हिंदू मुसलमानों में किसी भी तरीके से नफरतें पैदा न की जाए, बीजेपी को फायदा नहीं पहुंच सकता। इसलिए बंगाल में अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो ममता दीदी ने तो साफ तौर से कहा है कि वहां पर बीजेपी खुद अपने आप पर हमला करवा कर यूं समझिए कि मोहब्बत हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर बंगाल की दूसरी बड़ी खबर यह भी आई है कि मोदी और ममता हुकूमत के दरमियान जो जंग छिड़ गई है, इस जंग में अफसरों के लिए परेशानी की हालत बन गई है, क्योंकि अफसरान परेशान हैं। बीजेपी के सदर के काफिले पर जो हमला हुआ था तो मोदी हुकूमत और ममता हुकूमत के दरमियान शुरू जंग अफसरान के लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल पूरे मुल्क में शरद पवार जी का जन्मदिन बड़ी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बहुत सारी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई है। हर स्टेट, मुल्क के चप्पे चप्पे में शरद पवार का जन्मदिन सालगिरह मनाई गई। वहीं पर संजय राउत का, जो शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट है और कदावर नेता भी है, तर्जुमान भी है, प्रवक्ता भी है, उनका बड़ा बयान आया है। और वो बयान आया है कि छोटे लीडरान शरद पवार की राह में रुकावट बन गए। उन्होंने नामा निगारों को बताया कि शरद पवार की सलाहियतें और खूबियां उनके सियासी सफर की राह में रुकावट बन गई। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कद के रहनुमाओं ने उनसे खौफ खाया और इस बात को यकीनी बनाया कि वो चोटी तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस में इलेक्शन होते तो शरद पवार के पास 80% वोट होते। शिवसेना लीडर ने कहा कि शरद पवार को बहुत पहले वजीर आजम PM बनने का मौका मिल जाना चाहिए था। आज उम्र उनकी 80 साल हो गई है, लेकिन वो ऐसे लीडर है जिनके लिए उम्र रुकावट नहीं है। तो खैर, संजय राउत का ये बयान काफी सुर्खियों में आ गया है कि छोटे छोटे लीडरान शरद पवार की राह में रुकावट बन गए, उनकी सलाहियतें उनके लिए नुकसानदेह बन गई। तो ये तो खैर कांग्रेस में पुराना चला आ रहा है, बल्कि आजकल हर पार्टी में यह देखा जाता है कि अगर कोई नया लीडर अगर सलाहियतमंद आ जाए तो पुराने लीडर सोचते हैं कि ये हमारी कुर्सी ना छीन ले, इसलिए पार्टी भाड़ में जाए, पार्टी का विकास, पार्टी की तरक्की भाड़ में जाए। वो आने वाले काबिल नए सलाहियतमंद लीडर को हमेशा दबाने के लिए पूरी मेहनतें करते हैं और पार्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन, आइए बड़ा बयान इस वक्त एक शरारती औरत जो दंगाई फसादी है, जो फसाद फैलाती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब CAA के वक्त में फसाद हुआ था तो इस औरत का एक वीडियो वायरल हुआ था मारने, काटने और जलाने का। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे शैतानों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी हाँ, रागनी तिवारी करके एक औरत है। इसका नाम भी बचती इसलिए क्योंकि ये तिवारी है और रागनी है। अगर कोई जैनब होती, फातिमा होती तो अब तक के जेल के सलाखों के पीछे होती। तो रागनी तिवारी का एक बयान आया है किसानों की तहरीक को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर एक नफरत अंगेज उसने बयान दिया है और कहा है कि अगर किसानों की तहरीक को रोका नहीं गया तो उसे भी जाफराबाद बना दिया जाएगा। जाफराबाद में किस तरीके से बेकसूर मारे गए थे, रागनी तिवारी का उस वक्त का बयान। और अब ये और बयान उसे पक्का मुजरिम साबित करता है कि जाफराबाद और दिल्ली के फसाद में ये खबीस औरत शामिल थी। मगर किस्मत अच्छी है कि तिवारी है, इसलिए अभी तक बची हुई है। लेकिन कल इसने जो बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हो रही है, इससे पक्का और सबूत मिल जाता है कि दिल्ली फसाद में ये शामिल थी, भड़काने में। अब इसने बयान दिया है किसानों को धमकाते हुए कि अगर किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो फिर जाफराबाद हम उसे भी बना देंगे। रागनी तिवारी ने यह कहा कि अगर 16 दिसंबर तक सड़क खाली नहीं हुई तो मैं 17 दिसंबर को अपने समर्थकों, हामियों के साथ सड़क को खाली करवाऊंगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसके साथ का ऐसा ही जहरीला जो है कपिल मिश्रा, अभी तक उसका कोई बयान किसानों के आंदोलन को लेकर नहीं आया है, क्योंकि कपिल मिश्रा और रागनी तिवारी जैसे खबीस लोग ही थे जिन्होंने दिल्ली फसाद में भड़काने का जबरदस्त काम किया था। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक
ایک مسلم عورت جس کا نام عائشہ ہے، اس کا فوٹو کافی وائرل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اس عورت نے جس کا تعلق نوابوں کے شہر لکھنؤ سے ہے، اس عورت نے ایمانداری کی مثال قائم کرتے ہوئے لاکھوں روپے اور زیورات سے بھرا لاوارث حالت میں ملا بیگ اس کی مالک وندنا مشرا کو لوٹا دیا۔ جب وندنا مشرا جو شادی کے لیے روانہ ہوئی تھی اور راستے میں اس کا بیگ کھو گیا تھا، اور جب بیگ عائشہ کو ملا اور اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں لاکھوں روپے اور قیمتی زیورات نظر آئے، تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کسی بیٹی کے یوں سمجھے کہ شادی کی تیاری کسی ماں نے کیا ہوگا۔ آخر اس میں ایک موبائل نمبر ملا، تو اسی موبائل نمبر پر عائشہ نے فون لگایا تو پتا چلا کہ وہ وندنا مشرا ہے۔ وندنا مشرا کو اپنے گھر پر بلایا اور اس کو یہ بیگ لوٹایا۔ تو اس وقت بیگ لیتے وقت وندنا مشرا بہت جذباتی ہو رہی تھی اور انہوں نے کئی بار عائشہ کو گلے سے لگایا، اور اس وقت عائشہ نے ایک جملہ کہا کہ امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ عظیم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان کو، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، لہذا کسی کا سامان رکھ لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ عائشہ کے شوہر ارشاد نے بھی 23 مارچ 2013 کو لکھنؤ کے گومتی نگر میں ونیت کھنڈ کے رہائشی رمیش چند کی بیوی بھاگیہ لکشمی کا لاکھوں روپے سے بھرا بیگ واپس کر دیا تھا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر اتر پردیش کی آ رہی ہے۔ اتر پردیش میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر الہ آباد ہائی کورٹ نے یوگی حکومت کو پھٹکار لگائی اور حلف نامے میں پوری معلومات نہ دینے پر یوگی حکومت سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اتر پردیش میں کورونا کی صورتحال پر الہ آباد ہائی کورٹ کافی غصائی، کافی برہم نظر آئی اور یوگی کو پھٹکار لگائی، مگر یوگی جو ہے سب جانتے ہیں کہ کتنے بے شرمی کی موٹی چادر اوڑے ہوئے، کئی مرتبہ ان کو پھٹکار لگتی رہتی ہے لیکن ان لوگوں پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے۔ جب تک کہ ان پر کڑی کارروائی نہیں ہوگی، ہم پھٹکار کو بھی بس یوں ہی فارمیلٹی سمجھتے ہیں۔ تو خیر، اتر پردیش میں کورونا فی الحال بڑی تیزی سے پھیلا ہے اور حلف نامے میں پوری معلومات یوگی حکومت نے نہیں دی، جس کی وجہ سے الہ آباد ہائی کورٹ نے برہمی کا غصے کا اظہار کیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا وہاں پر رک بھی کیسے سکتا ہے، کورونا پھیلے گا ہی پھیلے گا، کیونکہ یوگی حکومت کچھ کر نہیں پا رہی ہے۔ بالکل دوبے راج، گنڈا راج، جنگل راج اتر پردیش میں جاری ہے اور وہ لو جہاد میں لگے ہوئے ہیں کہ لو جہاد کا قانون لا کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیسا کیا جائے اور ہندوتوا ٹولے کو کیسے خوش کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت دو بڑی خبریں میری نگاہوں کے سامنے کسانوں کے آندولن کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پنجاب کے ڈی آئی جی نے استعفیٰ دے دیا کسانوں کے حمایت اور سپورٹ میں، اور یہ کہہ کر استعفیٰ دیا کہ کسان کا بیٹا ہوں، بھائیوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ جی ہاں، ابھی تک تو آپ نے ایوارڈ واپسی کی خبریں سنے تھے، اب کسانوں کے سپورٹ میں اے ڈی جی پی جیل پی کے سنہا نے استعفیٰ کی کاپی کی تصدیق کر دی ہے۔ لکھمندر نے لکھا ہے کہ ریاست کے کسان پریشان ہیں، پنجاب کے کسان پریشان ہیں، سردی میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں۔ میں خود ایک کسان کا بیٹا ہوں، لہٰذا میں اس تحریک کا حصہ بننا چاہتا ہوں تاکہ میں دلی جاؤں اور اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ اپنے حقوق کی جنگ لڑوں، یہ کہتے ہوئے ڈی آئی جی پنجاب نے استعفیٰ دے دیا۔ وہیں پر کامل ہاسن جو بہت ہی مشہور اداکار ہے، انہوں نے نریندر مودی سے سوال کیا کہ آدھی آبادی بھوکی ہے اور کسان پریشان ہیں، اور ایسے میں 1000 کروڑ کی لاگت سے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا ادگھاٹن کر رہے ہو، تو اس کا کیا جواز ہے؟ جب ملک آدھی آبادی بھوک سے پریشان ہے اور تم 1000 کروڑ کی لاگت سے نئی پارلیمنٹ کی عمارت بناؤ گے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟